हाँ हाँ तो वो पहले लिखने पे तो मतलब चल ही नहीं रहा, बाद में तो समझ में आता है कि डिले हो जाएगा, लेकिन हाँ। पहले तो वो चल ही नहीं रहा, कोड ही वर्क नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोड वर्क नहीं कर, तुमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी होगी। वो नहीं मुझे सर, कोड सर भेज, मैंने मुझे कोड फंक्शन भी भेजना लिख भी। लिया। यस सर, ये लूप से ऊपर लिखा है मैंने वो अभी भी। तुम्हारे पास सिस्टम पे हो क्या तुम? नहीं सर। ठीक है, तुम मुझे कोड भेजना, मैं चेक करता हूँ उसको, क्या चेक कर दोगे? यस सर। सर फोटो भेजू या फिर फोटो ऑब्जेक्ट भेज फाइल? दो। फोटो ओके सर। और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो आप। नहीं नहीं रेहान, लूप के अंदर लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है। देखो, ये लूप चल रहा है तो यहाँ से आप नए कोऑर्डिनेट भेज रहे हो ना, तो ये जब नया कोऑर्डिनेट भेजोगे तो इस कोऑर्डिनेट में वैल्यू जो y की चेंज हो रही है ना, वो y की वैल्यू ही चेंज करके भेजो, वो y की वैल्यू ही चेंज करके भेजो। इफ कंडीशन लग जाएगी यहाँ पे और y की वैल्यू चेंज होगी इसके अंदर ही। कोई लूप के अंदर नेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल y की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते जाना, तो वो जो आपके जो बॉल्स हैं वो अप एंड डाउन होते चले जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब आप y में इंक्रीमेंट करते जाओगे ना तो वो बॉल्स नीचे आती चली जाएगी। इफ कंडीशन लगा देना कि इफ द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल इक्वल दिस, देन y में डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो y में डिक्रीमेंट होगा, और अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करा तो y में इंक्रीमेंट होगा, नीचे चला जाएगा। एक लूप के अंदर इफ एल्स कंडीशन लगेगी, बाकी लूप के अंदर लूप नहीं लगेगी। क्योंकि लूप के अंदर अगर आपने लूप लगा दिया तो एक बार नाम शिफ्ट होगा फिर ये पूरा नीचे जाएगा, फिर एक बार नाम शिफ्ट होगा ये पूरा ऊपर आएगा, फिर एक बार नाम शिफ्ट होगा ये नीचे आएगा, फिर एक बार, तो ये ऐसे चलेगा। जबकि मुझे चलाना कैसा है कि ये भी चलता जाए और ये ऐसा होता जाए, ये ऐसा चलता जाए, ये ऐसा होता जाए, मतलब इस तरीके से हमको रनिंग कराना है। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये असाइनमेंट है। चलो आज एक छोटा सा दिया था ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 डिजिटल क्लॉक। बस एक डिजिटल क्लॉक आपको ड्रॉ करनी है जो कि क्या हो, वर्किंग कंडीशन में। एक डिजिटल क्लॉक ड्रॉ करनी है जो कि वर्किंग कंडीशन में हो, बस इसको ध्यान रखें। अब डिजिटल क्लॉक का मतलब आप समझ गए ना कैसे ड्रॉ। ये डिजिटल क्लॉक समझ में आएगा आपको क्या करना है? देखो समझना, बनाना क्या एक्चुअल में, ऐसे रेक्टेंगल बनाना, ऐसा रेक्टेंगल बना लेना। हाँ कुछ ऐसे ही बनाना तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं बताता हूँ वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा जो आप बता रहे हो। देखो ऐसे रेक्टेंगल बना लिया। अब इसके बाद क्या करना, कोई कलर फिल कर देना, ऐसा कर दिया। अब उसके बाद आपके यहाँ पे टाइम आना चाहिए 00 0। ये डिजिटल क्लॉक आएगी यहाँ पे इस तरीके से, और क्या करना है, इधर साइड में डे लिखा हुआ आता है,
कौन सा डे है कौन सा नहीं है, जो भी 16। हाँ ठीक है, ये डे भी छोड़ दो, आपके लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा डे वाला पैटर्न, इसमें नया लॉजिक से ये आना चाहिए आपके। तो डिजिटल क्लॉक इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना हुआ आएगा, उसके अंदर कोई कलर फिल होगा, 00 कॉलन 00 और कॉलन सेमीकोलन 00, ये 3 00 आना चाहिए। तो अब इसमें होगा क्या कि ये जो है 00, ये 00 रहेगा सेकेंड, ये रहेगा मिनट और ये रहेगा आर। या तो कोई डाउट है? सेकेंड मिनट और आर का ये रहेगा। देखो सेकंड्स की जो वॉच है वो चलनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलती रहनी चाहिए। तो जैसे ही इधर 60 होगा, इधर इंक्रीमेंट हो जाएगा और इधर वापस 1 2 3 4 5 चलना है, फिर इधर 60 होगा, फिर इधर इंक्रीमेंट हो जाएगा, इधर वापस चलने लग जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है वापस 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये तो पहले कॉन्सेप्ट में चल ही रहा है, इस तरीके से ये आपके डिजिटल क्लॉक चलनी चाहिए। और जैसे 24 आवर्स हो जाए, मतलब क्या इतना बड़ा तो क्या ही चलेगा, लेकिन लॉजिक आपको लगाना है कि जैसे 24 आवर हो जाए ये वापस 0 हो जानी चाहिए, सारी चीज़ 0 0 होकर फिर से स्टार्ट होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। तो बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपको मैंने क्या बोला है, मतलब आपको असाइनमेंट क्या बनाना है वो क्लियर है क्या, पहले तो ये बताओ। यस मिस्टर प्रथम पहाड़िया, बताओ, अनम्यूट करो। तो इसमें हेडर फाइल कौन कौन सी लगेगी? है हेडर फाइल जो कौन कौन सी आएगी? जो वही आईओ स्ट्रीम, ग्राफिक्स, कोनायो डॉट एच, बस। और कोई टाइम डॉट एच भी आएगी और क्या? डिले डिले फंक्शन लगा रहे हो तो डॉस डॉट एच है। टाइम डॉट एच नहीं नहीं नहीं, बिना उसके बनाना है, उसके बिना। और वो स्ट्रिंग पूरा स्ट्रिंग लॉजिक भी नहीं लगाना है? है, लूप लगाना है, लूप के नेस्टिंग लूप होगा इसमें, 3 लूप लगेंगे, लूप के अंदर लूप और उसके अंदर भी लूप। बड़ा हो जाएगा फिर प्रोग्राम। कोई बात नहीं, होने दो, अपने को क्या टेंशन। नेस्टिंग ऑफ लूप लगाना है इसमें, बिल्कुल इसमें पूरा का पूरा लूप का खेल है, लूप के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ कोई डाउट है क्या इसमें? इस असाइनमेंट में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लो आप। इसमें टोटल गेम लूप से रिलेटेड है, अगर आपने लूप का कॉन्सेप्ट सही समझ लिया तो ये असाइनमेंट हो जाएगा। ये असाइनमेंट डिपेंड ऑन लूप है पूरा, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरे लूप के अंदर तीसरा लूप, 3 लूप से काम होगा। एक सेकंड्स के लिए चलेगा, 1 मिनट के लिए चलेगा, 1 आवर के लिए चलेगा, और एक चलेगी इफ कंडीशन। मतलब इफ कंडीशन तो एक क्या ज़्यादा चलेगी, सेकंड्स में भी चलेगी, मिनट में भी चलेगी, आवर में भी चलेगी। किसी को कोई डाउट नहीं?
सबको क्लियर है? तो हम आगे चलें फिर तो। देखो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, ब्रेसेनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम देखनी है। ब्रेसेनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम तो देखना है, ब्रेसेनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। पहले उससे पहले आप इसको देख लो। नहीं, ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं करना है, सिर्फ वहीं पे नंबर चलते रहने चाहिए, वहीं पे नंबर चलेंगे, ऊपर नीचे मूव नहीं करना है। क्लियर है ना? ठीक, अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ब्रेसेनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डीडीए लाइन एल्गोरिथम को यूज किया? ईमानदारी से बताओ, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डीडीए लाइन से एल्गोरिथम को प्रैक्टिस करी है, मतलब उसको ड्रॉ करके देखा, उसको अलग अलग कोऑर्डिनेट डाल के देखा? कितने ऐसे स्टूडेंट? हाँ, कंप्यूटर। यस मिस्टर लव कुमार वैष्णव। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। नहीं देगा? हाँ सर। चेक करके नहीं देगा? हाँ किया है ना सर, बनाया पूरा सही से वर्क कर रहा सही से वर्क कर। है। हाँ सर। देखो, अगर आप लोगों ने डीडीएल लाइन सर्कल डीडीएल लाइन एल्गोरिदम को अगर सही से कोऑर्डिनेट चला के देखें, तो आप लोगों ने एक बात वहां नोट करी होगी कि जब भी आप 45 डिग्री के एंगल में देते हो, मतलब ये कंप्यूटर की स्क्रीन ऐसे होती है ना, ये ऐसे कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो हाँ ये डायगोनल आता है। हाँ, मतलब स्लोप 1 है। 45 डिग्री इधर होता है, एक 45 डिग्री इधर होता है। जब इधर की लाइन ड्रॉ होती है ना 45 डिग्री वाली, 45 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ होती है एक्स और वाई के जीरो पे। मतलब ये देखो, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये डायगोनल आ रहा है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला जो इधर वाला पार्ट है, कॉर्नर वाला, ये जो पार्ट है, इसमें जब आप कोऑर्डिनेट देते हो लाइन के, तो कभी भी लाइन सही ड्रॉ नहीं होती। उसको जैसा समझ में आता है वो वैसा लाइन ड्रॉ कर देती है, मतलब इधर उधर है कैसे भी ड्रॉ कर देती है, और अपने को लगता है वो लाइन सही ड्रॉ हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट को सही जज नहीं कर रहे। अब आप क्या करना, आज मेरे कहने पे अपनी कॉपी में एक कंप्यूटर की स्क्रीन बनाना, और डायगोनल की इधर के कोई कोऑर्डिनेट पकड़ना 4 कि भाई ये लाइन ऐसी ही बननी चाहिए, जो लाइन उधर आ रही हो, फिर एक करना जो पूरी इधर आ रही हो, है ना? ऐसी 2 लाइन के कोऑर्डिनेट लेंगे, फिर डीडीए लाइन को चलाना, अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाना, चलाना, और ये कोऑर्डिनेट उसमें डालना, और देखना कि वो लाइन बिल्कुल सेम वैसी बन रही जैसी आपकी कॉपी में बनी थी, या उस लाइन में कोई चेंजेस आए। उस लाइन में चेंजेस 100% आएंगे। क्यों? क्योंकि जो 45 डिग्री के एंगल पे वो लाइन ड्रॉ होती है, तो वो लाइन एग्जैक्ट पिक्सल पर ड्रॉ ना होके थोड़े से पिक्सल्स को शिफ्ट कर देती है, वो लाइन गड़बड़ करती है। तो डीडीए लाइन एल्गोरिदम का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब लाइन इधर उधर मूव होती है, या कोऑर्डिनेट 45 डिग्री के इधर वाले होते हैं, तो वो क्या कर देती है, उस लाइन को गायब कर देती है। तो ऐसा नहीं कि वो ड्रॉइंग नहीं करेगी, ड्रॉ करेगी, लेकिन वो, मान लो आपने कभी बोला ऐसे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, या आनी चाहिए, तो उसको यू कर देगी, यू कर देगी, कैसे भी मूव कर देगी लाइन। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन, वो जैसा उसको सही लगेगा वो ऐसा मूव हो जाएगा, मतलब जो भी पिक्सल्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट दिखा देगी, लेकिन एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं करेगी। तो आज आप इस प्रैक्टिकल को करके देखना क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस 40 के नीचे के इधर के 2 पिक्सल ले लेना, एक लाइन इधर ड्रॉ करना, और एक लाइन ऐसी करना कि आधी इधर हो और आधी इधर, मतलब इस तरीके से कोई लाइन। इन दोनों प्रैक्टिकल को आप करके चेक करना, चलाना, देखना क्या डीडीए लाइन में वास्तव में ये प्रॉब्लम आ रही है या नहीं है। तो ये जो 45 डिग्री का जो एंगल होता है, जहाँ पे डीडीए लाइन फेल होती है, डीडीए लाइन एल्गोरिथम फेल हो जाती है लाइन को ड्रॉ करने में सही से, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ब्रेसेनहेम्स एक मैथमेटिशियन थे। ब्रेसेनहेम्स एक मैथमेटिशियन थे,
उन्होंने एक एल्गोरिदम दी जो कि उस 45 डिग्री एंगल पे आपकी लाइन को एग्जैक्ट ड्रॉ कर रहा है। वो शायद उन्होंने 1865 अप्रोक्स में करीबन दी थी। तो वो जो लाइन उन्होंने दी, ब्रेसेनहेम्स ने जो एल्गो दी, वो उस एल्गो देने का मेन रीजन ये था कि जो 45 डिग्री का जो एंगल था, ये स्लांट एंगल, ये वाला जो एंगल जहाँ पे डीडीए लाइन फेल हो रही थी, यहाँ पे भी आपकी लाइन एक्यूरेट ड्रॉ होगी। तो उसको समझाने के लिए ब्रेसेनहेम्स ने एक नई एल्गोरिदम दी, और वो भी लाइन की एल्गोरिदम थी। तो इसीलिए वो ब्रेसेनहेम्स लाइन एल्गोरिदम हम यूज करते हैं। तो पहला तो मैंने ये रीजन बता दिया कि डीडीए लाइन एल्गोरिदम के होने के बावजूद भी ब्रेसेनहेम्स लाइन एल्गोरिदम क्यों काम में लेते हैं। अब कल मैंने एक सवाल किया था कि मान लो अगर ब्रेसेनहेम्स डीडीए लाइन से ज्यादा अच्छी है, तो फिर डीडीए लाइन को आज तक यूज क्यों किया जा रहा है, उसको बंद क्यों नहीं करते? वो इसीलिए क्योंकि कुछ केसेस में डीडीए लाइन फेल होती है, तो कुछ केसेस में ब्रेसेनहेम्स में भी प्रॉब्लम आती है। डीडीए लाइन ब्रेसेनहेम्स के कंपैरिजन में फास्ट वर्किंग करती है, इसीलिए डीडीए लाइन को अपन बंद नहीं करते हैं और डीडीए लाइन को यूज करते हैं। तो ये एक रीजन है। तो अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो हमारे पास है ब्रेसेनहेम्स लाइन एल्गोरिथम, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे से इसके पॉइंट्स हैं, पहले वो लिख लेते हैं, फिर ब्रेसेनहेम्स लाइन एल्गोरिथम को समझते हैं। डीडीए लाइन एल्गोरिथम करती है, वो क्या करती थी भाई, एक पिक्सल के बाद दूसरा पिक्सल, दूसरे पिक्सल के बाद तीसरा पिक्सल, तीसरे के बाद चौथा पिक्सल, चौथे के बाद पांचवा पिक्सल, पांचवे के बाद छठा पिक्सल, और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देती। लेकिन ब्रेसेनहेम्स में क्या करा, ब्रेसेनहेम्स ने बोला कि भैया ये पिक्सल है, अब चेक करो पिक्सल इसके ऊपर ड्रॉ करना है या इसके साइड में ड्रॉ करना है, मतलब लाइन यू ले जानी है या लाइन यू ले जानी है। तो मैंने बोला इसके ऊपर ड्रॉ करना है, वो कंडीशन है, तो ऐसा है। फिर बाद में साइड में ड्रॉ करना, ऊपर ड्रॉ करना, साइड में ड्रॉ करना, ऊपर करना, ऊपर करना, ऊपर करना, साइड में करना। तो ये ब्रेसेनहेम्स ने एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए एक कोऑर्डिनेट निकाले। उन्होंने बोला कि एक्चुअल कोऑर्डिनेट के बाद नया कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो, तो ये देखो कि वो उस पर्टिकुलर पिक्सल से जस्ट आगे यानी ऊपर की साइड में ड्रॉ होना है या उसके साइड में कहीं ड्रॉ होना है, ऊपर ड्रॉ होना है या साइड में ड्रॉ होना है, ये भी तो पता पड़े। जबकि डीडीए लाइन क्या करती है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ तो यहाँ बने, फिर यहाँ बने, फिर यहाँ बने, वो एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यू चलती चली जाएगी, उसको ऊपर नीचे से मतलब नहीं। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है, ये डीडीए लाइन में 45 डिग्री के अंदर जो एंगल बन रहा है वहां पे प्रॉब्लम। लेकिन ब्रेसेनहेम्स ने बोला चेक करो, आपको हॉरिजॉन्टली बनाने कोई बात नहीं, एक पॉइंट यहाँ आ गया पिक्सल, अब चेक करो कि दूसरा पिक्सल इसके यहाँ बनेगा आगे या ऊपर नीचे साइड में कहीं बनेगा। आप लाइन ड्रॉ करो तो वो आपकी लाइन एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ होती है, उस लाइन में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ब्रेसेनहेम्स का कॉन्सेप्ट। तो अब उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ब्रेसेनहेम्स के लाइन कॉन्सेप्ट। तो कुछ बातें हैं जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, मैं लिखवा दूं, देखो। लिखो, मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप उसको नोट कर लीजिए। This algorithm is designed by Jack E. Bresenhams in 1962. 1962 में ड्रॉ की गई थी। This algorithm works on the concept when dx is greater than dy and line will draw in the area 0 तो अब मेरे को ये देखना है कि ये लाइन एल्गोरिदम करती क्या है, वो लिखेंगे। नंबर 1, obtain the end points x1, y1
टू x2 comma y2 of the line to be। अभी इसको मैं पूरा समझा दूंगा, आप अभी स्टेप्स नोट कर लीजिए। कंप्यूट द इनिशियल वैल्यूज। नंबर 1 dx, आपको बताइए x2 माइनस x1 करेंगे, dy y2 माइनस y1 करेंगे, देन ds साइड पिक्सल जिसको बोलते हैं, 2 मल्टीप्लाई dy ds के बाद dt 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में dy माइनस dx, फिर 4d 2 मल्टीप्लाई dy माइनस dx। पॉइंट नंबर 3 स्टेप 3 is set x is equivalent to x1 बोले तो x start and y is equivalent to y1 बोले तो y start। if x is greater than x2 then stop, otherwise plot the current point x comma y, then compute the location of next pixel, then if d is less than 0 then choose साइड पिक्सल, और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आपको टॉप पिक्सल चूज करना है। साइड पिक्सल जब चूज किया तो x में क्या करोगे, x प्लस प्लस, और y जो रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और उसके अलावा d में क्या कर देंगे, d प्लस ds। वरना एल्स में जाओ, और एल्स में क्या करेंगे, x में प्लस प्लस, y में प्लस प्लस, और d में क्या कर देंगे, d प्लस dt। और 9 go to स्टेप 4 में आ जाओ, और फिर ये कहानी बार बार चलती रहेगी। अब ये किस तरीके से वर्क करेगी, इसका क्या आउटपुट आएगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, वो सारी बातें अभी हम पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे जल्दी से नोट कर लीजिए।
क्लियर है क्या बच्चों? सारे नोट कर लिया? वेरी गुड। अब समझो आपके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नोट कर लिया तो पहले इसको हटाते हैं अपन। अब मैं इस एल्गो को समझाता हूँ आपको, ये एल्गो है क्या एक्चुअली। बहुत इंपॉर्टेंट एल्गो, बहुत अच्छी एल्गो है, समझना। देखो क्या होगा, यूजर से आपने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया x1, एक पॉइंट ले लिया y1, और लास्ट का पॉइंट ले लिया x2, y2। ये ऑलरेडी अपने डीडी में किया है, ये पॉइंट कैसे लेंगे, तो पॉइंट अपन ने ले लिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, और वेरिएबल डिक्लेयर कर ली, 2 x और y। तो मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से x में तो डाल दिया x1 और y में डाल दिया y1। ये मैंने स्टेप कर दिया। फिर उसके बाद मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। कौन से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, dx, dy, dt, ds और d। 5 वेरिएबल मैंने और डिक्लेयर कर दिए x और y के अलावा। फिर मैंने सबसे पहले देखा कि dx की वैल्यू मुझे पता है x2 माइनस x1 आती है, अपन ने पहले भी किया। फिर मैंने कहा dy की वैल्यू, ये भी मुझे पता है y2 माइनस y1 आती है पहले की तरह। फिर मैंने एक d की वैल्यू निकाली, तो d की वैल्यू का फॉर्मूला होता है 2dy माइनस dx, 2 इंटू dy माइनस का dx, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से d निकालना है, ये सब एक एक बार निकालना है। dt का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में dy माइनस dx, ये लीजिए। और ऐसे ही ds का एक फॉर्मूला होता है 2dy। तो मैंने वैल्यू निकाल के रख लिया अपने। अब वैल्यू निकालते ही मैंने लूप चलाया। तो ये फॉर लूप आप सबको पता है कैसे चलेगा, ठीक है, आप सबको पता है कैसे चलेगा। पहला आर्गुमेंट खाली रहेगा। आपने देखा कि x जब तक छोटा बराबर है x2 के तब तक लूप चलेगा, और दूसरा आर्गुमेंट भी खाली रहेगा, सिर्फ एक कंडीशन लगेगी। तो अब यहाँ पे जरूरी नहीं फॉर लूप लगाओ, आप व्हाइल लूप लगा के भी काम कर सकते हो, ठीक, इस बात को समझ लेना। व्हाइल लूप लगा के भी काम कर सकते हो। तो ये फॉर लूप चल रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहला काम तो क्या कर देना है, आपको पुट पिक्सल लगा के एक्स वाई प्लॉट कर देना है, कर दी। फिर इफ कंडीशन में चेक करो कि d लेस देन 0 है क्या। आपने बोला हाँ d लेस देन 0 है, तो d लेस देन 0 तो उसमें क्या करोगे, x में करवा दो इंक्रीमेंट, और d में क्या लिखवा दो कि भैया d बराबर d प्लस ds लिख देना बस। वरना एल्स में जाए, अगर d ग्रेटर देन 0 जाता है तो x में इंक्रीमेंट करवा दो, y में भी इंक्रीमेंट करवा दो, और अब d में जो क्या लिख दो, d प्लस dt लिख दो बस। ये एल्स खत्म, और ये पूरा लूप खत्म, और ये पूरा प्रोग्राम खत्म। ये ऑटोमेटिक लाइन ड्रॉ करता चला जाएगा। तो ये जो मैंने एल्गो लिखा है ना, इस एल्गो का प्रोग्रामेटिकली जो फॉर्मेशन है वो ये है। तो एल्गो का जो प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ये बात अगर ये समझ में आ गई तो अपन इसका एक छोटा सा, मतलब जैसे अपन ने वहाँ कॉपी में प्रैक्टिकल नहीं किया था कि भाई कोऑर्डिनेट के लिए एक एक पिक्सल निकालना, वो अपन इसका भी कर लेते, कोई बड़ी बात तो है नहीं। हाँ मिस्टर नितेश शर्मा, बताओ, म्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग नितेश। सर एक बार ये फॉर की कंडीशन समझाओ ना सर, समझ में नहीं आई। देखो नितेश मेरी बात सुनो, तुम्हें अजमेर से जयपुर जाना है, ठीक है, तो हाँ सर। एक्स वेरिएबल अजमेर और x2 जयपुर है। तो कब तक, यस सर, जब तक कि अजमेर लेस देन इक्वल टू जयपुर के होगा तब तक, मतलब जब तक कि तुम जयपुर नहीं पहुंच जाते तब तक तुम कंटिन्यू चलते चले जाओगे। यस सर। x1 मेरा इनिशियल पॉइंट है, इसको मैंने x में असाइन कर दिया, और x2 मेरा लास्ट पॉइंट है जहाँ पे मुझे जाना है। जब तक यहाँ से यहाँ नहीं चला जाऊँ तब तक प्रोग्राम चलता रहे, मुझे क्या दिक्कत है। और सर x1 और x2 है क्या? x1 और x2 क्या है? x1 और y1 तो वो है जहाँ से लाइन शुरू होगी, x2 y2 वो है जहाँ पे लाइन खत्म होगी। ओके सर। और सर ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे कहाँ से? कोऑर्डिनेट यूजर से लेंगे अपन, यूजर इनपुट करेगा। ओके सर, अभी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो ना सर इसका? हाँ अपन प्रैक्टिकल करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे अपन। ओके ओके, फिर आ जाएगा सर समझ में। अभी पहले इसको नोट कर लो बच्चों। तो अभी पहले मैं क्या करता यस सर। हूँ, वो पॉइंट लिख के समझाता हूँ कि पॉइंट के मतलब 2 पॉइंट के बीच में कितने सारे कोऑर्डिनेट अपने को निकालने हैं। मतलब ये बैकएंड में वर्क कैसे करेगी, जिसको जब इसको बोलते हैं इसका ड्राई रन।
फिर हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल पार्ट कैसा है प्रोग्रामिंग में, तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। तुम लोगों को समझ में तो आ रहा है ना ये सीजी वाला पार्ट? ऐसा तो नहीं किसी को ऐसा लग रहा होगा सर समझ में नहीं आ रहा, जैसे बीच में कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी कि सर हमको समझ में कम आ रहा है सीजी, उनको बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। अब तो ऐसा नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही हो? यस प्रतीक? सर ये डीएस क्या है सर? डिफरेंस डीएस बोले तो साइड पिक्सल को, डीएस का मतलब है डिफरेंस ऑफ साइड पिक्सल, और डीटी का मतलब है डिफरेंस ऑफ टॉप पिक्सल, और डी का मतलब है एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन टू पिक्सल्स। और सर ये जो एल्गोरिथम है सिर्फ वो मतलब जो 45 डिग्री की लाइन है उसके नीचे नीचे के लिए वर्क करेगी? नहीं नहीं नहीं, ये करेगी तो पूरी कंप्यूटर स्क्रीन के लिए, लेकिन जो 45 डिग्री के नीचे वाली लाइन है उसके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। ओके सर, समझ गए? यस सर। और किसी को कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो। देखो यस मिस्टर लव कुमार वैष्णव। सर ये डी को डीएस माइनस डीएक्स भी तो लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट सिंपल हो जाएगा थोड़ा। क्या डी को क्या लिख सकते हैं? डीएस माइनस डीएक्स, 2dy है ना, उसको तो डीएस लिख सकते हैं ना ऊपर। 2dy की वैल्यू डीएस के इक्वल ही तो है। हाँ 2dy की वैल्यू ds, हाँ तो डी, अच्छा उधर डी को लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो वैसे। उधर नहीं सर, इधर जो d इज इक्वल टू डीएस माइनस डीएक्स। कहाँ पे कह रहे हो? जो फोर्थ वो अपने स्टेप है उसमें d इज इक्वल टू डीएस माइनस डीएक्स लिख सकते हैं ना। हाँ ds माइनस dx लिख सकते हो ना, यही तो बोला ना। हाँ वही तो सर, वैसे लिख देंगे, थोड़ा सिंपल रहेगा याद करने में भी। ऐसे तो आप बहुत सारी कंडीशंस में चेंज कर सकते हो। हाँ ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना सर। बहुत सारे चेंज कर सकते हो, इसको लिख सकते हो ds माइनस dx। हाँ ये सिंपल हो गया ना सर। लिखा है, बाकी तो आप कैसे भी लिख लो है। चलो अब आगे समझो। dx और dy, प्रथम dx और dy का सिंपल सा मतलब है कि डेल्टा x और डेल्टा y, डेल्टा x और डेल्टा y। ये डीडीए लाइन में ही पढ़ा था ना मैं, डेल्टा x और डेल्टा y क्या होता है। देखो और भी किसी को अगर कोई डाउट है, मतलब किसी को ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को स्टार्टिंग में सीजी बहुत दिक्कत दे रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो अभी उन बच्चों के लिए सीजी वाला पार्ट क्लियर है क्या? चिराग तुम्हारे लिए क्लियर है क्या? मासूम बच्चे, तुम्हें भी तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। चिराग चंदनी, तुम्हें क्लियर है क्या चीज? तुम्हें भी तो प्रॉब्लम आ रही थी ना स्टार्टिंग में इनिशियली। और कौन था? बच्चों को शर्म आती है। डीएस का फुल फॉर्म है डिफरेंस बिटवीन साइड पिक्सल्स, डिफरेंस इन साइड पिक्सल्स। और एग्जांपल तो मतलब एल्गोरिदम्स तो हैं प्रथम थोड़ी बहुत, और एग्जांपल एल्गोरिदम्स है अभी तो, जैसे ब्रेसेनेम्स लाइन है, ब्रेसेनेम्स सर्कल ड्रॉ है, फिर एलिप्स है, मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम है, बहुत है, अभी पढ़ेंगे, रुको भी टाइम लगेगा इन चीज़ों में। फिर उसके बाद 3D भी पढ़ना हमारे को सीजी में, बहुत इंटरेस्टिंग है चीज़ें, प्रैक्टिकल करते जाओ बस अब। हाँ वो देखो कामरान रेहान, प्रैक्टिस तो हर चीज़ मांगती है, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते चले जाओगे और आप थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको लगेगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा सीजी में। सीजी बहुत अच्छा पेपर है इन चीज़ों में। हमारी वो आ गई मुर्खिया जी, मैडम मुर्खिया आ गई, ये रही। हाँ स्माइलिंग मुर्खिया, आपको समझ में आ रहा है? सर यस मैं प्रतीक। ये सर मैं ये बोल रहा था सर, ये मतलब जितनी भी ये एल्गोरिथम्स कर रहे हैं सर, ये आगे मतलब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें काम में आएगी या नहीं आएगी? देखो अगर आप ग्राफिकल प्रोजेक्ट बनाते हो तो बहुत काम किया,
और अगर ग्राफिकल प्रोजेक्ट नहीं बनाते हो तो भी काम में आ जाएगी। अब कैसे काम में आएगी भाई, आप जब अलग अलग कंपनी तो वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट, पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज आता है, पूरा कोऑर्डिनेट। और आप यहाँ पे सीख के क्या जा रहे हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख के जा रहे हो। तो जितने भी लाइव प्रोजेक्ट अपन लोग काम करते हैं उन सब में काम आता ही आता है। और अगर आप यूनिटी डेवलपर बनोगे तो वैसा इससे तो बेस्ट। तो मतलब ये एल्गोरिथम प्रैक्टिकली ज्यादा आएगी मतलब काम में। प्रैक्टिकल में काम आएगी। वो चिराग है, ये सीजी छोटा पेपर है वो इसलिए था कि जब 2D था, अब इसमें 3D भी आ गया तो ये छोटा नहीं रहा, भी बहुत बड़ा हो गया।